गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू OCIS PCS यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की हमारी क्या है टॉपिक? कर्नाटक का थर्ड वार है ना। हिस्ट्री में सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके प्रीलिम्स में करीब 38-35 क्वेश्चंस हिस्ट्री से आ जाते हैं, है ना। तो आपका टारगेट ये लेकर के चलेगा कि उस 35 में से आप 32 क्वेश्चंस करके आए, उसमें कहीं कोई ऐसा ना रहे कि उस 32 से स्कोर आपका कम हो जाए। ओके, अगर आप 32 कर ले जाते हैं तो आपकी अच्छी खासी एक रहेगी कि नहीं, आपका प्रीलिम्स तो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। इसकी बहुत अहम भूमिका होती है। तो इसलिए कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे कि आपको बोरिंग लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन यू शुड टेक इंटरेस्ट, है ना। थिंक पॉजिटिव, गेट द ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई करें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ाई करें। बहुत बुरा क्या होगा? सिलेक्शन नहीं होगा, यही होगा ना, यही हो सकता है ना लास्ट, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो ये क्यों सोच रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा? ये सोच के चलिए कि हमारा होगा, कि ये क्योंकि सिविल सर्विसेज का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो स्टूडेंट को लगता है एट लास्ट कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि क्योंकि वो उस समय वो किस व्यू से देख रहा होता है, एक नेगेटिव सोच के साथ, नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर होती है। अगर वो उस समय भी देखे तो उसे ये जरूर दिखाई देगा, और ये रियलिटी है कि नहीं, हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारे पास तो कुछ नहीं है, आई एम टोटली इन जीरो। ऐसा नहीं है, यू हैव अचीव 100%, क्योंकि यही एक फील्ड ऐसा है जो आपको कुछ नहीं दे करके बहुत कुछ दे जाता है, कुछ नहीं देने के बावजूद भी। और ये चीज आपको जब आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, एट द एंड जब आपको लगेगा कि इस फील्ड से अब हटना है, तब आपको ये लाइन उस दिन, इसका एक जो फल है ये उस दिन समझ में आएगा। आज ये कर्म है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिएगा और पढ़ाई को इंटरेस्ट लीजिएगा, इससे भागना नहीं है, एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कर्नाटक का थर्ड वार। मैंने आज आपको इसलिए बताया क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत बोरिंग लगती है। तो जब हम पहले ही मान लेंगे कि ये बोरिंग है तो बोरिंग ही लगेगी। अगर ये लगेगा अच्छा कर्नाटक का क्या एक जानने की चीज है, क्या था, अमूमन उस स्टूडेंट को समझ में क्यों नहीं आता, क्यों स्टूडेंट इससे भागना चाहते कि चलो छोड़ो इस टॉपिक को, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पलासी है, ये है, वो है, उससे कर लिया जाएगा। ऐसा करते हैं स्टूडेंट, पर कभी ये नहीं सोचते कि नहीं, जो चीज नहीं आता है उससे से चैलेंजिंग, उसको एक्सेप्ट करो कि क्यों नहीं आ रहा है और उसे आप चैलेंज बनाओ। आई एम 100% श्योर कि आपको वो चीज आ जाएगी, एक बार आप करके तो देखो। तो स्टार्ट करें कर्नाटक का थर्ड वार। चलिए, कर्नाटक का तृतीय युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? 1756 से लेकर 63 ईस्वी। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डेट जो है वो आपको सबसे पहले ये डेट को ध्यान रखना है। ओके, ये डेट याद रखनी है। अगर फैक्ट्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको ये डेट याद रखनी है। अब हम लोग देखते हैं कि इसे नेक्स्ट हमारा टॉपिक से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो स्ट्रेटेजी टॉपिक को हम लोग टॉपिक जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या क्या मेन पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसे देख लेते हैं, किसी पूरा पढ़ना क्या है ना, एक फॉर्मेट जैसा तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताती हूँ। तो हम लोग इस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन पहले क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं, किन किन चीज़ों को देखना है, वन काइंड ऑफ जो फॉर्मेट है उसे पहले समझ लेते हैं। क्लियर? अब इसे क्या निर्णायक युद्ध बोला जाता है? क्यों? क्योंकि इस युद्ध में क्या होती है, एक फाइनल डिसीजन आ जाती है। इससे पहले जो होता है डिसीजन नहीं आ पाता है, डिसीजन नहीं आ पाता है तभी तो बार बार युद्ध हो रहा है। लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि अमूमन क्या होता है, दो लोग साथ रहते हैं जब, तो डिसीजन नहीं आ पाती है ना। आए दिन आज तो डिसीजन ले लेना है, फुल एंड फाइनल कर लेना है, लेकिन जा करके कहीं किसी दोस्त के पास चले गए तो आधा घंटा बैठ लिए, किसी पार्क में चले गए, है ना,
कुछ लोग हैं जो जैसे भगवान पे भी फेथ करते हैं, तो शायद वहाँ जाके मंदिर में बैठ लिए, थोड़ा टाइम शांति मिलती है, फिर वापस अपने उसी लाइफ में आ जाते हैं, तो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और जब फाइनल डिसीजन आ जाती है, वो डिसीजन हम नहीं, वो कहीं ऊपर से और आ जाती है ना, आप सभी समझदार हैं। तब क्या होता है, चलो अब ये डिसीजन आ गया है, बिल्कुल फुल और फाइनल हो गया है कि हमें अब यहाँ रहना है या नहीं। ओके, तो सेम यही सिचुएशन है कि यहाँ पे भी इससे पहले जो चल रहा था, क्योंकि अगर डिसीजन आ जाती तो सेकंड बार नहीं होता, डिसीजन आ जाती तो थर्ड बार नहीं होता, लेकिन डिसीजन उनका भी नहीं आ पा रहा था, बस चल रहा था, वो गाड़ियाँ जो है वो चल रही थी। तो क्या होता है, यहाँ पे डिसीजन आ जाता है, निर्णय आ जाता है। निर्णय क्या आता है कि जो फ्रांस की कंपनी है वो सीमित हो जाती है, उसकी अपनी जो एक लिमिटेशंस थे वो काफ़ी एक लिमिट में आ जाती है। पहले क्या थी, असीमित, कहीं भी किसी में भी कर्नाटक के नवाब कौन बनेगा वहाँ घुस जाना है, हैदराबाद का निज़ाम कौन बनेगा वहाँ घुस जाना है। तो ये सारी जो इनकी प्रक्रिया थी वो अब यहाँ पर लिमिट में आ गई है। ओके, किसी क्षेत्र को अधिकार में ले लेना है तो यहाँ ये लोग सीमित हो जाते हैं। फिर इनका राजनीतिक जो हस्तक्षेप है, मैंने कहा ना कि नवाब कौन बनेगा उसमें चले जाते हैं, ये सारे इनके समाप्त हो जाते हैं। ये तो राजनीतिक हस्तक्षेप तो टोटली समाप्त हो जाता है। कंपनी का तो चलो, जो कंपनी है कुछ तो लिमिटेशंस है, दिए गए हैं, कुछ लिमिट में रह करके ही आपको आप यहाँ रह सकते हो, कुछ सीमित कर दिया गया कंपनी को, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप जो है टोटली समाप्त। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। हाँ, ये मैप में हमें क्या करना है, जैसे प्रीवियस क्लास में जो मैंने बार जब बताया था, तो जो वहाँ के इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट प्लेस थे, केवल आपको मैंने वही बताया था। तो अभी इसको यहाँ ध्यान में आप चाहो तो रख भी सकते हैं, और चाहो तो आपको लगता है कि नहीं पहले इस टॉपिक को समझ लेंगे, फिर मैं उसको जब कंसाइज करूँगा तो पूरा देखना है, तब आप उस जगह भी देख सकते हैं। फिलहाल आप इस क्लास में यहाँ जो कुछ इस टॉपिक में, इस बार में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है उसको ध्यान में रखिए। ओके, तो यहाँ देखिए, ये है फोर्ट सेंट डेविड, ये आपको ध्यान में रखना है। कराईकल, पौंडीचेरी, यहाँ आएगा आपका माहे, ओके, ये ध्यान में रखना है। तंजौर, ओके, ये ध्यान में रखना है। और कासिम बाजार, पटना, चंदननगर। ओके, चलिए ये कुछ, हाँ, इतनी चीजों को है, फोर्ट सेंट डेविड, कासिम बाजार, चंदननगर, पटना, तंजौर, कराईकल, माहे, पौंडीचेरी। ओके, आप इतने पॉइंट्स को, इतने मैप में बस इतना ध्यान रखिए कि आपको इसी को एक बेस बना करके पूरे जो है मैं कहानी बताऊंगी वो इस पे कुछ आधारित होगी। ठीक है, अब क्या कारण रहे हैं, कारण क्या रहा, जैसे फर्स्ट बार का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। सेकंड बार का कारण क्या था, हमारे भारत में उत्तराधिकार, कैसा, कर्नाटक के नवाब का, हैदराबाद के निजाम का उत्तराधिकार का मुद्दा चल रहा था। अब यहाँ पर क्या है, सप्तवर्षीय युद्ध, ये यहाँ पर कारण रहा है, ये 7 years वार। और ये 7 years वार इसे क्यों बोला गया, क्योंकि यह घटना कब स्टार्ट हुई, यह वार स्टार्ट हुआ है 1756 में और खत्म कब होता है 1763 में, 7 साल तक चला, इसीलिए इसे बोला जाता है 7 वर्षीय सप्तवर्षीय युद्ध, 7 years वार। ओके, चलिए अब यहाँ एक चीज और समझिएगा कि थोड़ा सा बस ऐसे रिकॉल करने के लिए, थोड़ा ध्यान में रखने के लिए, कि हमारा जो कर्नाटक का फर्स्ट वार था वो कब से कब तक चला था, 1746 से 48, कितना, 2 साल। कर्नाटक का सेकंड वार 1749 से लेकर के 54, यानी 5 साल, तकरीबन अप्रॉक्स लगभग 5 साल। और जो थर्ड वार है वो 7 years, 7 साल अप्रॉक्स हमारा ये चला। तो याद रहेगा, पहला वाला 2 साल, दूसरा वाला 5 साल और तीसरा वाला 7 साल। ईयर अब आपको ऐसे ध्यान में रह जाएगा। ओके, ठीक है। अब क्योंकि ये जो 7 years वार है, ये घटना कहाँ स्टार्ट होती है, यूरोप में स्टार्ट हुई थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यूरोप में ये वार इस समय में स्टार्ट हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध 7 years वार कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यूरोप में।
ऑस्ट्रिया और प्रेशा के बीच में, प्रेशा जिसे वर्तमान में हम जर्मनी के नाम से जानते हैं, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम लोग मैप को थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। हाँ, ये आपका हो गया ऑस्ट्रिया, ओके, ये आपका हो गया फ्रेंच यानी फ्रांस, और ये आपका ब्रिटेन हो गया। यहाँ पे आपका जर्मनी हो गया। आप लोग सभी कोई वर्ल्ड मैप से सभी कोई परिचित है, ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं, तो ये आपका यहाँ पे जर्मनी हो गया। वैसे शो नहीं कर रहा बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जर्मनी हो गया, ओके। तो यहाँ मुद्दा क्या था कि यहाँ पे क्या चल रहा था, ऑस्ट्रिया और प्रेशा के बीच में, जिसे वर्तमान में हम जर्मनी बोल रहे हैं, इनके बीच में युद्ध चल रहा था। इस युद्ध को सपोर्ट किसने किया, फ्रेंच ने क्या किया, इसे सपोर्ट कर दिया, और प्रेशा को किसने सपोर्ट किया, इसने इसको सपोर्ट कर दिया, ओके। ध्यान रहेगा, फ्रेंच ने अगर थोड़ा और समझना है तो इससे आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कर दिया, इसकी जो फॉर्मेट है इसमें भी। हाँ, अगर आप लोगों को लगेगा कि इसकी पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, ओके। ठीक, तो फ्रांस क्या किया, इसे सपोर्ट किया, और ब्रिटेन इसे सपोर्ट किया। अब जब फ्रांस और ब्रिटेन में ऐसा होगा, यूरोप में स्टार्ट हो गया, तो लगता है कि भारत में ऐसा नहीं होगा, भारत में भी होगा। इसको हम आगे देख लेते हैं। एक पॉइंट हमारे पास और है, 2 पॉइंट, वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, ये है वांडीबस का युद्ध हमें देखना है, इसमें पेरिस की संधि देखनी है, ठीक है। तो इस टॉपिक में टोटल कितने हो गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, वांडीबस का युद्ध कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1760, 22 जनवरी 1760 में हुआ था, और ये पेरिस की संधि कब हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में हुआ था, ओके। ये दोनों पूछते हैं तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं कि यूरोप का, तो मैंने आपको स्थिति बताया कि यूरोप में ऐसे वार स्टार्ट हो गया था, तो यूरोप में जब वार स्टार्ट हुआ तो भारत में भी क्या होगा, जरूर है कि यहाँ भी होना ही था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच यहाँ भी झड़प हो जाएगी, क्योंकि आप ऑस्ट्रिया वाले में देख चुके थे, कर्नाटक का जो फर्स्ट वार था। इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्लास में जब मेरी क्लास का पढ़ना स्टार्ट करें, देखना स्टार्ट करें, तो उससे पहले आप क्या करें कि इसको सबसे पहले जो मुद्दा है उन मुद्दों को, कि पहले मैंने क्या पढ़ाया है उस स्टोरी को एक बार जरूर देख लें। इससे क्या होगा, थर्ड बार भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए अब हम देखते हैं भारत में क्या स्थिति थी, ओके। भारत की स्थिति को हम देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे की स्टोरी सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भारत में क्या चल रहा था। यूरोप का तो आपको पता चल गया कि वहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई थी। भारत में होता क्या है कि जब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है तो वो किस संधि से समाप्त हो जाता है, पौंडीचेरी की संधि से, जो कि आपकी 1755 ईस्वी में होती है। लेकिन ये जो संधि है, ये संधि आपकी क्या होती है, इसको अनुमोदन नहीं मिल पाता है पौंडीचेरी की संधि को, ये अस्थायी संधि होती है, ठीक है। अब अनुमोदन किस रूप में समझते हैं, हर चीज का क्या होता है, अपना एक नियम होता है। तो इस ट्रीटी का भी क्या रोल था कि इसको जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, फ्रांस की गवर्नमेंट है, यानी दोनों गवर्नमेंट मिलकर क्या करेगी, इसका अनुमोदन करेगी। तब जाकर के इसे क्या करते कि ये आपका जो इस अनुमोदन के बाद ही ये चलो एक अस्थायी संधि कहलाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। और ऐसा होता, पौंडीचेरी की संधि का भी अनुमोदन होता, इससे पहले क्या हुआ, यूरोप में आपका जो है वार स्टार्ट हो गया, ठीक है। यूरोप में कब, 1756 में ही आप देख रहे हैं स्टार्ट हो गया। तो ये सिचुएशन भारत में भी क्या हुआ, पौंडीचेरी की संधि से ही, हम स्टार्ट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये है कहीं ना कहीं ये अस्थायी थी, इसलिए यहाँ पर इसका अनुमोदन भी नहीं मिल पाया। और जब वहाँ स्टार्ट हुआ तो भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी इन लोग भी क्या किए, बोले कि नहीं, अब इनके क्षेत्रों को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा, दोनों एक दूसरे को दबाने में लगे हुए थे कि हम अधिक से अधिक एरिया को प्राप्त कर ले, हमारा दबदबा भारत में हो जाए, अंग्रेज चाहते थे हमारा हो जाए, तो दोनों ही कंपनियाँ लगी हुई थी। अब इसी समय करीब 1758 ईस्वी में जो फ्रांस की गवर्नमेंट होती है वो लाली को भेजती है यहाँ पर, ठीक है। लाली जो काउंट डी लाली सेनापति को यहाँ भेजती है सैनिकों के साथ कि तुम जाओ और अंग्रेजों का जो प्रभाव है भारत में उसको समाप्त कर दो, ओके। काउंट डी लाली को भेजती है। भेज दी।
बोलती है कि तुम कब भेजती है, 1758 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में इसको यहाँ भेज देती है। भारत आता है, इसे क्या आदेश मिलता है, जाना और अंग्रेजों के प्रभाव को, इसका आदेश क्या है, फ्रांसीसी है। इसको क्या बोलते हैं कि तुम जाओ और आदेश क्या है, अंग्रेजों के प्रभाव को समाप्त करो। के प्रभाव को समाप्त करना, ठीक है, इससे आदेश मिलता है। ये क्या करता है, आता है और आते के साथ ही, थोड़ा सा मैप में समझ जाएगा, आते के साथ ही यह फोर्ट सेंट डेविड इस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कब, 1758 ईस्वी में ये अधिकार कर लिया। कौन, लाली, ओके, काउंट डी लाली, इसने क्या किया, इसको अपने अधिकार में ले लिया। जब इसने इसको अधिकार में ले लिया तो इसको लगा कि अच्छा पावरफुल हो और भी एरिया को अधिकार में ले सकता हूँ, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि अंग्रेज यहाँ पर शक्तिशाली हो चुके हैं। अंग्रेज अब शक्तिशाली कैसे हुए, तो ये तो 58 में आता है, 1758 में, लेकिन 1757 में क्या होता है कि प्लासी की युद्ध होती है, और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज क्या करते हैं, बंगाल के बहुत सारे एरिया, अगर आप बोले संपूर्ण बंगाल पे इनका अधिकार हो जाता है ना, इनका अधिकार है किसका, अंग्रेजों का। इस चीज से कौन अनभिज्ञ था, अननोन कौन था, फ्रांसीसी गवर्नमेंट अननोन थी, खुद लाली भी अननोन था। उसे लगा कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ, क्योंकि आते साथ इसने इस पे तो अधिकार कर लिया। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है, अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे कौन आ जाता है, अंग्रेज जो है ये क्या करता है, इससे पहले ही 1757, ओके 1757, जस्ट शायद यहाँ पे आप लोग, हाँ 1757 में ये क्या करता है, प्लासी का युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, ओके। और इससे क्या होता है, इन लोग अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो जाता है, बंगाल पर अधिकार, प्लासी के युद्ध से 70% बंगाल पर अधिकार हो जाता है। तो अंग्रेज क्या होते हैं, प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेज क्या हो जाते हैं, ये पावर में आ जाते हैं, ये स्ट्रांग हो जाते हैं, अंग्रेज जो हैं ये भी स्ट्रांग हो जाते हैं, ओके। स्थिति समझ में आई कि 58 में आता है, ऐसा लगता है कि मैं तो पूरा आया हूँ, उसको अधिकार मिला तो मैं पावरफुल हूँ, इसे यही नहीं पता कि यहाँ तो ऑलरेडी पावरफुल बैठा हुआ है, ठीक है। अब जब ये फोर्ट सेंट डेविड पे अधिकार कर लेता है तो इसके बाद ये कहाँ जाता है, इसके बाद ये जाता है अगेन, ये आता है तंजौर पे अधिकार कर लेता है, इस पे घेरा डाल लेता है तंजौर पे, ओके। ये तंजौर पे घेरा डालता है, कैसे क्या करता है कि तंजौर के शासक को बोलता है कि 56 लाख रुपए इसको तंजौर के शासक जो थे उससे लेने का प्रयास करता है। वहां पे एक लंबा सा घेरा डाल देता है, जिसपे कि इतना कंट्रोलिंग पावर भी तो चाहिए, आप घेरा सिर्फ डाल रहे हो, कंट्रोल करने की भी तो आप अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए। इतना लंबा घेरा डाल देता है कि अंग्रेज इसका फायदा उठाते, उसको पता है कि इतना तो नहीं संभाल पाएगा, ये तुरंत बंगाल से चल देता है, अपने सैनिक को भेज देता है बंगाल से, और आकर के इसी तंजौर पर क्या करता है, इसी तंजौर के पास आकर के अंग्रेज घेरा डाल देता है। तो यहाँ से लाली वापस हो जाता है कि नहीं नहीं, वहां से अपना घेरा को ये हटा लेता है। ये तंजौर, ये मुद्दा तंजौर पे हो गया। अब नेक्स्ट ये क्या करता है, मद्रास पे सोचता है कि इस पे आक्रमण करते हैं, है ना, इसको अधिकार में लेने की कोशिश करता है, यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में ये एरिया है, इसको सोचता है, बोलता है कि चलो अब इसको अधिकार में कैसे लिया जाए। तो बोलता है क्यों ना बुस्सी को बुला ले। बुस्सी कौन है,
जो हैदराबाद में, याद है हैदराबाद कर्नाटक के सेकंड वार में सलावत जंग को ये लोग बना देता है, वो फ्रांसीसी की तरफ ही था ना, और बोलता था कि तुम वहीं पर रहो सलावत जंग पे। एक फ्रांसीसी गवर्नर वहाँ चाहिए ना कि हाँ कौन देखेगा हैदराबाद को, तो ये इसको सलावत जंग के पास ही छोड़ता है। तो बोलता है क्यों ना हैदराबाद से बुस्सी को बुला लिया जाए, और ये बुला भी लेता है कि अगर बुस्सी भी हैदराबाद से आ जाएगा तो चलो मैं भी, और मेरे पास भी और पावर आ जाएगा। ये बुला लेता है बुस्सी को। लेकिन जब बुस्सी हैदराबाद से आता है तो वहाँ कौन था हैदराबाद का, इसलिए बोलती हूँ कि क्लास में 10 मिनट पहले मेरी प्रीवियस क्लास को जरूर देख के कीजिए, तो ध्यान रहेगा, ठीक है। तो याद कीजिए कि हैदराबाद पे सलावत जंग कौन था, निजाम आशफजा था, निजाम अल मुल्क आशफजा, उसका बेटा था ये सलावत जंग, है ना, नासिर जंग, सलावत जंग, और उसका पोता मुजफ्फर जंग। तो ये सलावत जंग जो बैठा है हैदराबाद में नाज़िम बनकर, ये क्या करता है, जैसे ही गुस्से वहां से हटता है तो ये जाकर के अंग्रेजों से मिल लेता है, जो अब तक फ्रांसीसियों के साथ था, जाकर के अंग्रेजों से मिल लेता है। तो अंग्रेजों को यहाँ भी इसको सपोर्ट मिल गया। क्यों वहां से भागता क्यों है, वो भाग करके क्यों जाके अंग्रेज से मिलता है, क्योंकि अंग्रेज जो है उत्तरी सरकार तक, उत्तरी सरकार वाला रीजन ये आता है, ओके, ये उत्तरी सरकार वाला रीजन आता है, यहाँ तक अंग्रेज क्या है पहुंच चुके होते हैं। तो उसको लगता है कि अरे यहाँ तक आ गए तो यहाँ भी पहुंच सकता है, उससे पहले चलो जाकर के अंग्रेज से मिल लो तो हमारा आगे के लिए फायदा रहेगा, तो जाके अंग्रेज से मिल ले। पर फिर बुस्सी आ जाता है मद्रास में। ये लोग क्या करते हैं, मद्रास पर जैसे ही आक्रमण करते हैं उधर से, मतलब तब तक बारिश भी खत्म हो जाती है, जो अंग्रेजों की जो जहाजी सेना है ना, जहाजी बेड़ा, वो क्या करते हैं, लोग उठा करके आ जाती है मद्रास। मद्रास जब आ जाती है तो अंग्रेजों के सामने कहाँ फ्रांसीसी टिक पाएंगे, क्योंकि अब तक वो बहुत शक्तिशाली हो चुके थे, उनके पास सैनिक सहायता बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो फिर से यहाँ से लोग यहाँ पे से भी वापस हो जाते हैं, और फिर करीब करीब इनके बीच में ना 1 साल तक ऐसे फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में ऐसे छुटपुट कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं। तब लगता है अंग्रेजों को नहीं, कुछ ना कुछ तो इनका करना पड़ेगा, ये मद्रास तक आज पहुँच गए हैं, कल को फिर से ये लोग इस तरह से करने की कोशिश करेंगे, तो क्यों ना। अब तक एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, अब तक अंग्रेज और फ्रांसीसी बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट इन्होंने वार नहीं किया था। ये अब तक क्या थे, पीछे से वार करते थे। कैसे, कोई नवाब को सपोर्ट कर रहा है, कोई नाजिम को सपोर्ट कर रहा है, इस तरीके से इनका चल रहा था, है ना। लेकिन हाँ बिल्कुल, कि दूसरे के कंधे पर रख करके गोली चलाना, इस तरह से इनका चल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्ट एक दूसरे के आमने सामने आए। कहाँ पर, वांडीवस। अब ये वांडीवस कहाँ है, तो ये आपका मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में एक जगह है जिसका वांडीवस नाम का स्थान है। यहीं पर अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या करते हैं, दोनों आमने सामने होते हैं, और उनका वहाँ पर वांडीवस का युद्ध होता है। कब, 22 जनवरी 1760 ईस्वी में। स्टोरी समझ में आ गई, वांडीवस का युद्ध हुआ, दोनों आमने सामने आ गए। क्योंकि देख रहे यहाँ पे क्या हुआ, बस एक दूसरे के एरिया को ले रहे हैं, तो इनका चला, बोले कि नहीं बहुत हो गया, हमें किस तरह से एरिया कब तक खेलते रहेंगे, आमने सामने की लड़ाई लड़ लेते हैं। क्योंकि अंग्रेजों को तो पता था कि हम तो काफी मजबूत हो चुके हैं, लड़ते हैं, वांडीवस का युद्ध होता है। और अब इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में आपसे जो क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ पर, इस देखिए यहाँ पर इसमें कौन कौन है, क्वेश्चन बनता है वांडीवस का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ये फॉर्मेट को याद रखिएगा, अंग्रेज एंड फ्रांसीसी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता कौन था, तो ये आयरकुट था, ओके, आयरकुट है ये, आयरकुट, ओके। और फ्रांसीसी कौन है, काउंट डी लाली। बुस्सी को क्या करता है, ये हैदराबाद से बुला लेता है, ये बुस्सी, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, ये विजय किसकी होती है, वांडीवस के युद्ध में परिणाम क्या है, अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। तभी तो ये निर्णायक युद्ध हो गया कि ये फाइनली जीत गया और ये फाइनली हार गया, ठीक है। और हारने के बाद सबसे पहले क्या करता है, जो फ्रांसीसियों का मेन अधिकार किला जो उन्होंने सबसे पहले बसाया था, पौंडीचेरी पे ये अधिकार कर लेता है 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में ये अधिकार कर लेता है, ओके। ये अधिकार करता है, बोलता है कि तुम तो हार गए हो, इस पर अधिकार कर लेता है। और फिर
इसी समय क्या होता है, इसके पहले जब यूरोप में तो ऑलरेडी वहां पे वार चल रहा है, वहां पे क्या होती है, संधि हो जाती है जो पेरिस की संधि के नाम से जाना जाता है ना। 1763 में तो जैसे ही वहां पे संधि होती है, यहाँ पे भी वार समाप्त हो जाता है। तो यहाँ की जो संधि की शर्तें रखी गई वो क्या शर्त हो गई, क्योंकि फ्रांसीसी तो हार गए हैं, तो इन्होंने शर्त रखा, पौंडीचेरी तक अधिकार में ले लिया, बोला कि आप सेना नहीं रख सकते हैं, जो भी फ्रांसीसी एरिया अब हैं भारत में वहां पर आप सेना नहीं रख सकते हैं, आप केवल व्यापार कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, बस्ती बसा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अब सेना नहीं रखेंगे। और सेना नहीं रखने का मतलब क्या हो गया कि आप तो कमजोर हो गए, यहाँ पर केवल आप व्यापार ही करेंगे, कमजोर हो गए, तो आप राजनीतिक हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे, है ना, अर्थात राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त हो गया। ओके, अब दूसरा शर्त क्या था कि चंद्रनगर, ये किसका था, ये फ्रांसीसियों का था, लेकिन जब बंगाल जो क्लासिकल होता है, जब उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है संपूर्ण बंगाल पे, तो चंद्रनगर भी उनके अधिकार में आ जाता है। बोलता केवल उसको छोड़कर शेष जितनी भी है, जैसे कराईकल हो गया, माही हो गया, इन सब एरिया पर आप क्या करेंगे, इन सब एरिया पे आप व्यापार कर सकते हो, सेना नहीं रखना है। लेकिन इनका एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सेना नहीं रखना, आप व्यापार कर सकते हो, निवास कर सकते हो, बस्ती बसा सकते हो, लेकिन आप सेना नहीं रखोगे। राजनीतिक हस्तक्षेप टोटली समाप्त हो गया। आप केवल क्या करोगे, एक व्यापारी की तरह आओगे, व्यापार करोगे, यहाँ से जाओगे। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये भारत की स्वतंत्रता तक ये क्या थे, इनके अधिकार में थे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई पेरिस की संधि से आपका थर्ड वार जो है ये समाप्त हो जाता है। ये सॉरी, यहाँ पे 68 ही मेंशन है, इसको मैं बाय मिस्टेक एरर है वहाँ पे, मैं इसे करेक्ट कर दे रही हूँ। ये 63 है, ओके, बाय मिस्टेक ये हो गई है 63, ध्यान रखिएगा 63। ओके, चलिए, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वार है, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, इसको आप लोग एक कंसाइज फॉर्म में मैंने यहाँ पे कर दिया, इसे एक बार आप लोग देख लीजिए कि आंग्लो फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध एक नजर में देखिए कि क्या है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 46 से 48 ईस्वी में। कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, संधि एलिस-हापल की संधि हुई, क्योंकि पूछ लेता है कि प्रथम वार की संधि से समाप्त हुआ या द्वितीय वार, तो एलिस-हापल की संधि से 1748 ईस्वी में समाप्त हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ, भारतीय नरेशों की दुर्बलता जो है प्रकट हो गई थी, है ना, क्यों इसी युद्ध में ये हुआ था ना कि जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उनकी सेना कम थी, लेकिन यहाँ पर कितना था, 10,000 थे, अनुरुद्ध के पास 10,000 सेना, फिर भी वो हार जाती है, तो उसे भारतीय खोखलापन नजर आ गया था। तो ये हो गया आपका। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध, 49 से 54 ईस्वी में कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक मामलों का यानी उत्तराधिकार का भी बोल सकते हैं विवाद चला, जो पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ, और निर्णायक किंतु अंग्रेजों का पक्ष यहाँ पे थोड़ा भारी रहा था कंपैरेटिवली, अगर हम पहले से करें तो। और तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी बांडीबस का युद्ध जो है ना, ये 1753 में। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, अंबुर का युद्ध एक पॉइंट है, यहाँ पर सेंट थॉमे या अडियार का युद्ध हुआ था, ये इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी, ठीक है। ये सप्तवर्षियों से प्रभावित पेरिस की संधि हुई, बांडीबस के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। ठीक है, तो अब जब फ्रांसीसी भी हार गए, उन्हें केवल व्यापार का रहा, तो अंग्रेजों के लिए क्या हुआ, राजनीतिक जो रास्ता है वो पूरा आसानी से साफ हो गया, क्योंकि इससे पहले तो पुर्तगाली तो पहले ही हट गए थे, डच पहले ही हट चुके थे, ले दे के जो फ्रांसीसी थे वो भी हट गए, अंग्रेजों का रास्ता साफ हो गया। ठीक है, चलिए, तो आगे इतिहास में फिर क्या हुआ, क्या घटनाएं आई, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, ये मेरी अपनी यूट्यूब चैनल है, अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नहीं पसंद आती है तो फिर मत कीजिएगा। ओके, कोई किसी तरह की कोई डाउट हो, कोई पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।